हेलो एवरीवन। तो अब हम आ चुके हैं अपने यूनिट वन के लास्ट टॉपिक जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इससे पहले हम यूनिट वन में कवर कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, की एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, इम्पोर्टेंस क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में मेथडोलॉजीज क्या क्या इस्तेमाल होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स ऑफ यूनिट वन, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन प्रोजेक्ट मैनेजर फील्ड। ठीक है, तो द फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस हाउ रूल्स, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड एंड हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमने पहले ही पढ़ा है कि फ्रेमवर्क क्या होता है, कि फ्रेमवर्क होता है एक स्ट्रक्चर जो कि डिफाइन करता है कि किस तरीके से रूल्स, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो किसी भी कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी या फ्लो होंगी। जैसे कि अगर मैं सिर्फ एक बेसिक सा एग्जांपल लूँ कि ये एक पिरामिड है, राइट, कि हमने सब ने पढ़ा है साइंस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला, कि जो सबसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चेन में जो सबसे ऊपर होता है वो नीचे वाले एनिमल्स का सुपीरियर होता है, राइट। तो ऐसे ही हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो बॉटम लेयर होती है, अगर हम एग्जांपल ही ले लें किसी कंपनी का, तो बॉटम लेयर फॉर एग्जांपल कि छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ हो गए, कि जैसे क्लर्क्स हो गए, या फिर जो हमारे यहाँ पर जो चपरासी होते हैं तो वो सब हो गए, तो उन सबको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर कौन सी लेयर आ गई, कि क्लर्क से ऊपर वाली लेयर जो आ गई, कि मान लीजिए हमारे कोई मैनेजमेंट वगैरह वाले लोग हैं। फिर उससे ऊपर लेयर कौन सी आ गई, कि हमारे पर्टिकुलर ब्रांच वाइज मैनेजर्स हैं, कि ये फाइनेंस का मैनेजर है, ये मार्केटिंग का मैनेजर है, ये क्रिएटिव टीम का मैनेजर है। फिर उसके ऊपर सीईओ वाली टीम आ गई, मतलब कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वाली टीम आ गई। एंड दिस इज द फाइनल लेयर, जो कि अगर हम जिस एग्जांपल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये लेयर हो गई किसकी, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये वाली लेयर हो गई। तो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने आप को फिट करना होता है अकॉर्डिंग टू कि उसका काम किस किस टीम से है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट मैनेजर को एक अगर एक वो टेक कंपनी में है और उसको कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो उसको किस किस टीम के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। मान लीजिए कोई फ्रंट एंड टीम है, ठीक है, उसको उसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, यानी कि उसके हेड से बात करके रखनी पड़ेगी कि आपकी टीम में से ये जो इंसान है उसको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेना चाहूँगा ताकि वो प्रोजेक्ट में काम कर पाए। फिर वो और किससे बात करेगा, बैकएंड टीम के लीड से बात करेगा, बैकएंड टीम के मैनेजर से बात करेगा, और क्रिएटिव टीम के मैनेजर से बात करेगा। फिर प्रोडक्ट लॉन्चिंग के टाइम उसको मार्केटिंग वाली टीम के भी लोग चाहिए होंगे, तो वो मार्केटिंग के हेड से बात करेगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यूअर जब लास्ट में आपसे पूछता है ना कि इज देयर एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, तो जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर का या प्रोडक्ट मैनेजर का या प्रोग्राम मैनेजर का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें अगर आप लास्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है या क्या हायरार्की है जो फॉलो होती है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ करके जाती है हमारे इंटरव्यूअर के ऊपर। और इंटरव्यू नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली आप ये क्वेश्चन पूछें, बल्कि किसी भी का भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इवन फॉर टेक, अगर आप ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाती कि हाँ जो इंटरव्यूई है, यानी कि जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यूअर को लगता है कि हाँ इंसान को नॉलेज है, इसको पता है कि कंपनीज में कैसे काम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के कुछ कुछ टाइप्स हैं मेजरली, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मेनली मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाकी इसके और भी पार्ट्स होते हैं बट वो इन्हीं सब से मिल करके बनते हैं, इन्हीं का ही एक कॉम्पोजिशन होता है वो सब। तो वो आप धीरे धीरे जैसे कंपनीज में काम करते हैं तो वो आपको धीरे धीरे पता चलता रहता है। तो पहला होता है इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है प्रोजेक्टाइज्ड, तीसरा होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, एंड चौथा होता है कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो चलिए अब एक एक करके इन सब स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि किन स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर ये क्या होती है। इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, project team members are grouped by the functions they perform, such as engineering, marketing, or finance. The project manager has limited authority over team members
who report to their functional managers। यानी कि ये आप डायग्राम देख रहे हैं, सबसे ऊपर कौन हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सबसे ऊपर, उनके नीचे अलग अलग टीम्स के हेड्स हैं या फिर मैनेजर्स हैं। R&D टीम है, ये फाइनेंस टीम है, मार्केटिंग टीम है एंड डिवीजन प्रोडक्ट जेड टीम है, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर की जैसे ये लाइन लिखी है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर लिमिटेड अथॉरिटी होती है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, जहाँ की फंक्शन के हिसाब से फंक्शनल तो फंक्शन के हिसाब से इसमें हायरार्की सेट होती है। प्रेसिडेंट के नीचे अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर दिया और फिर उसके नीचे अलग अलग टीम्स मेंबर्स हैं उसके या स्टाफ मेंबर्स हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को यहाँ पर फिट करने में अपने आप को दिक्कत क्यों आती है? मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, अब R&D का प्रोडक्ट बनना है, तो R&D का मान लीजिए प्रोडक्ट मैनेजर है, तो उसको डिज़ाइन का इंसान तो यहीं से मिल जाएगा, डेवलपमेंट करने के लिए भी यहीं से मिल जाएगा, टेस्टिंग करने के लिए भी यहीं से मिल जाएगा। लेकिन जब उसे R&D करने के लिए उसको मॉनिटरी चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो किसको अप्रोच करेगा? फाइनेंस की टीम के किसी को, ठीक है, यानी कि फाइनेंस में किसी के स्टाफ को वो अप्रोच करेगा। फिर उसके बाद जब उसने फाइनेंस टीम में से इस वाले इंसान की ज़रूरत है जब उसे मॉनिटरी चीज़ों के लिए, फिर अब मान लीजिए उसको आगे पता करना है कि कस्टमर सर्विस में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उस प्रोडक्ट का जो R&D उन्होंने करके बनाया, तो किसको अप्रोच करेगा? वो मार्केटिंग मैनेजर की टीम में जो लोग हैं उनको अप्रोच करेगा। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर R&D टीम का है उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इसका, मतलब वो डायरेक्टली फाइनेंस का जो बंदा है या कस्टमर सर्विस का जो स्टाफ है वो रिपोर्ट करेगा अपने फाइनेंस मैनेजर को, ना कि रिपोर्ट मैनेजर को। तो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट मैनेजर को काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चराइज्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो R&D टीम है वो अलग होगी, फाइनेंस टीम अलग होगी, मार्केटिंग की टीम अलग होगी, डिवीजन टीम अलग होगी, टेक टीम अलग होगी, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इन अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, project teams are formed for specific project and are disbanded once the project is completed. The project manager has complete authority over team members during the project. ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ट होता है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जैसे कि नाम में भी दिखा है प्रोजेक्टाइज्ड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये बनता है प्रोजेक्ट के हिसाब से, मतलब कि CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की पूरी टीम जो है वो सबसे ऊपर लीड कर रही होती है, एंड उनके अंडर प्रोजेक्ट वाइज कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, नो मैटर वो किस टीम का प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट A, B, C उनमें प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट होते हैं और उनका स्टाफ वो खुद रिक्रूट कर सकते हैं, नो मैटर वो किसी भी टीम से हो सकता है। ये डिज़ाइन का बंदा हो सकता है, ये बैक एंड का बंदा हो सकता है, ये फ्रंट एंड का बंदा हो सकता है। फॉर अगर कोई मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है तो ये बंदा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हो सकता है, ये फाइनेंस टीम का हो सकता है, ये सोशल मीडिया मैनेजर हो सकता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि मतलब कि वो बंदा किस टीम का होगा, बट वो एक प्रोजेक्ट के अंडर काम करेगा, मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजर की कंप्लीट अथॉरिटी होगी ओवर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर ही कंट्रोल करेगा कि उस प्रोजेक्ट में कब कहाँ क्या हो रहा है, कौन कितना काम करेगा, क्या काम करेगा, एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस से इफेक्ट नहीं होगा। एक्सटर्नल स्टिमुलस इन द सेंस कि अगर ये इंसान जो है ये फाइनेंस टीम का है तो इसको अपने फाइनेंस मैनेजर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्ट किसको करेगा? अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को ही रिपोर्ट करेगा। ये रिपोर्ट जो भी इसका काम होगा वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को ही बताएगा, ना कि अपने फाइनेंस मैनेजर को। यानी कि हम कंक्लूजन पे इससे क्या आ सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो होता है प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर जो कि है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले जो हम करते आ रहे हैं। इन अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स आर असाइन्ड to both a functional manager and project manager. The functional manager is responsible for their
team members' professional development, while the project manager is responsible for project success. अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए, एंड द रीजन बीइंग कि इसमें जो भी स्टाफ है, मतलब जो हमारा सबसे स्टार्टिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा मतलब फंक्शनल, तो फंक्शनल के हिसाब से तो डिवाइडेड है ही. अब इसमें प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिक्स्ड होता है, मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी टीम में से कोई भी मेंबर को जिसकी उसे नीड है वो उसको उठा सकता है, अपने उस प्रोजेक्ट में ले सकता है. अब जो स्टाफ मेंबर आया वो रिपोर्ट करेगा अपने फंक्शनल मैनेजर को भी कि अभी वो करंटली इस वाले प्रोजेक्ट में एंगेज्ड है, और वो रिपोर्ट करेगा अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी. यानी कि उसका जो फंक्शनल मैनेजर है वो रेस्पॉन्सिबल होगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि जो उसका काम है वो ढंग से करेगा. और वाइल द प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस. जिस प्रोजेक्ट में वो स्टाफ मेंबर काम कर रहा है, जो स्टाफ है वो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उसकी सक्सेस के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ इस वाले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. इसमें इसलिए थोड़ा सा स्टाफ मेंबर के लिए इट इज अ बिट डिफिकल्ट कि उनको दोनों को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टाफ मेंबर्स के लिए टीडियस टास्क हो जाता है. बट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. इसकी एक अच्छी बात यह है कि मान लीजिए प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो ये टीम अपने आप डिसॉल्व हो जाती है. मतलब जो ये ग्रीन में मार्क्ड है ये पूरी एक टीम है प्रोजेक्ट की, किसी प्रोजेक्ट की, ठीक है, जो कि अलग अलग फंक्शनल मैनेजर्स के अंदर स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी टीम है ये पूरी एक प्रोजेक्ट पे जो काम कर रही है. जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि ये सब ब्लू हो जाएंगे. ये वापस से अपने फंक्शनल मैनेजर को फिर से फुल थ्रॉटली रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि अपने फंक्शनल मैनेजर को ही रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे. तो चलिए बढ़ते हैं अपने फाइनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए, जो कि है कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. अ कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर is a combination of functional, project-based and matrix structure. Organizations adopt this structure to take advantage of the benefits of different structures and create unique approaches to project management. मतलब कि कंपोजिट फंक्शन, जैसे कि नाम ही बता रहे हैं कंपोजिट मतलब कि जितने भी अभी तक हमने 3 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, यानी कि फंक्शनल, प्रोजेक्ट बेस्ड या फिर प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और अभी जो जस्ट हमने पढ़ा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है ये कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि सीईओ है, उसके नीचे डिफरेंट मैनेजर्स हैं, फंक्शनल मैनेजर्स हैं, डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स हैं, एंड ये देखिए जो एक ग्रे से मार्क्ड है ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन टीम है, मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन सब लोगों को असाइंड है. और एक फंक्शनल मैनेजर, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जो कि है फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम का है, तो मार्केटिंग टीम का प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर टेक टीम का प्रोजेक्ट मैनेजर है ये, तो वो डिफरेंट टीम से हेल्प ले सकता है अपनी ही फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करते हुए. ये प्रोजेक्ट मैनेजर रिपोर्ट करेगा अपने फंक्शनल मैनेजर को, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्रूट कर सकता है अलग अलग फंक्शनल मैनेजर के अंदर स्टाफ से, और अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट को, जो भी उसकी टीम का प्रोजेक्ट है उसको वो एग्जीक्यूट कर सकता है. ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इस स्ट्रक्चर को क्यों अडॉप्ट करती हैं? द एडवांटेजेस कि देखिए इसमें तीनों स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, कि फंक्शनल आ गया हमारा, प्रोजेक्ट बेस्ड आ गया कि प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है, एंड मैट्रिक्स तो आ गया कि हम किसी भी टीम से किसी भी मेंबर को ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और वो रिपोर्ट करेगा हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को. और इसमें भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को काफ़ी फायदे रहते हैं, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स आकर के हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर को फंक्शनल मैनेजर के पास नहीं जाना होता रिपोर्ट्स लेने के लिए कि काम कहाँ तक पहुंचा, एंड वो डायरेक्टली स्टाफ मेंबर से जो कि उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन टीम में है, उन्हीं लोगों से वो डायरेक्टली अपडेट्स ले सकता है. तो आई होप आपको कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, एंड बाकी तीनों भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि थे फंक्शनल, प्रोजेक्टाइज्ड एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर समझ में आया होगा अच्छे से. एंड आप आगे जब कोई इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप श्योरली ये क्वेश्चन पूछेंगे अपने इंटरव्यूअर से कि आपकी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, जो कि आपके पक्का मैं गारंटी देता हूँ आपके चांस उस कंपनी में होने के बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा. सो इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस टॉपिक, एंड विद दिस वील ऑल्सो एंड आवर यूनिट नंबर 1. थैंक यू. गुड बाय.